नमस्कार। आइए स्टील के इस अगले चैप्टर के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। संरचना को डिज़ाइन करने से पहले उस पर लगने वाले विभिन्न लोड के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो संक्षेप में इनके बारे में थोड़ा समझ लें। पहला है डेड लोड। डेड लोड मुख्यतः वह बल है जो गुरुत्व बल के अधीन लगते हैं और ये वस्तु की सतह पर ऊर्ध्वाधर दिशा में या लंबवत दिशा में लगते हैं, जो सतह से होते हुए नीचे की ओर एक्ट करते हैं। ये समय के साथ में कांस्टेंट रहते हैं तथा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, किसी भी संरचना के अंदर डेड लोड उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यानी उसके संरचनात्मक अवयव, जैसे कि उदाहरणतः उसमें बनाई गई बीम, कॉलम, स्लैब या दीवारें इत्यादि, जो अपनी स्थान से हिलती नहीं है तथा एक ही जगह पर रहती है, उनका स्वयं का भार हम लोग डेड लोड में गिनते हैं। किसी भी संरचना का डेड लोड तब तक हमें मालूम नहीं होता जब तक इसको डिज़ाइन नहीं कर लिया जाता है। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें संरचना के अवयव का एग्जैक्ट साइज या उसका वेट हमें मालूम नहीं होता है जब तक हम उसे डिज़ाइन नहीं कर लेते हैं। इसीलिए डिज़ाइन के दौरान जब हम लोग गणनाओं में डेड लोड का इस्तेमाल करते हैं, तो शुरुआती रूप में हम लोग अपने पुराने कुछ अनुभवों, पदार्थ के डेंसिटी के अनुसार आकार प्रकार लेकर के एक लमसम वेट गणना कर लेते हैं, तत्पश्चात डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं। जब डिज़ाइनिंग पूर्ण हो जाती है तो हम इस एज्यूम्ड लोड को वास्तविक लोड से कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारा सोच सही थी या गलत। अगला है लाइव लोड। लाइव लोड या इम्पोज लोड या सुपर इम्पोज लोड, इन नामों से हमें स्वतः ही पता चलता है लाइव यानी जीवित। जीवित लोड कौन से होते हैं? आप उदाहरण के रूप में अपने आप को ही समझ लीजिए, जो आप जीवित हैं। आपका भी तो एक बाहर आएगा संरचनाओं में। यदि आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपका वजन भी लाइव लोड के अंदर आता है। जीवित का अर्थ जीवित केवल जीवित मनुष्य से नहीं है, उन भारों से हैं जो अपने स्थान से हिल डुल सकते हैं। हिलने डुलने के कारण उन्हें जीवित या लाइव कहा गया है। ये एक प्रकार के टेम्पररी लोड होते हैं जो कम समय के लिए किसी एक स्थान पर या एक संरचना के किसी अवयव पर लगते हैं। अभी एक तरह के नॉमिनल लोड्स हैं जो हमें मानने पड़ते हैं डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से। कई बार क्या होता है, इनकी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब एक उदाहरण के रूप में एक बहुमंजिला इमारत पे यदि आप गौर करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि बहुमंजिला इमारत के सभी तलों पर लाइव लोड जो हमने डिज़ाइन में लिया है आवश्यक रूप से उतना ही हो। उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से यदि कोई ऑफिस है, जिस तल पे ऑफिस है उस तल पे कार्य करने वाले अगर 40 व्यक्ति हैं, तो वह दिन के दौरान जिस टाइम ऑफिस का काम होगा उस दौरान हो सकता है 40 व्यक्ति हों वहाँ पर स्थित। लेकिन रात के समय जब ऑफिस बंद हो जाता है तो पूर्णतः बिल्डिंग के उस तल से कोई व्यक्ति नहीं होता है, यानी लाइव लोड उस वक्त में एकदम ही कम हो जाता है। तो ये असमानता की स्थिति बनी रहती है लाइव लोड के केस में, क्योंकि ये चल फिर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से
कई बार स्थितियाँ ऐसी आ जाती है, आपातकालीन स्थिति, जिसके अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अचानक से ही बिल्डिंग के किसी तल पर या संरचना पे किसी पे अचानक से ही लोड बढ़ जाता है, मुख्य लाइव लोड बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहती है, इसीलिए हम लोग कोड के हिसाब से एवरेज लोडिंग ही प्रिज्यूम करके लेते हैं। बिल्डिंग कोड के अनुसार ही लिया जाता है, और जो बिल्डिंग कोड हमें जो बताया गया है इस लाइव लोड के लिए, वो है IS 875। इसके अनुसार इसका भाग 1 व भाग 4, सॉरी भाग 2 व भाग 4 के अनुसार लिया जाता है। फिर हम लोग इसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। लाइव लोड के अंदर केवल जीवित व्यक्ति ही नहीं, इसके अलावा वह वस्तुएं भी आती हैं जो हिल डुल सकती हैं अपने स्थान से, जैसे फर्नीचर हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, ये लाइव लोड के हिस्से होते हैं। ये फिक्स नहीं होने के कारण इन्हें लाइव कहा जाता है। अगला लोड जो संरचनाओं पर लगता है वो है विंड लोड। ये है IS 875 पार्ट 3 के हिसाब से। विंड लोड मुख्यतः उन संरचनाओं पर लगता है जो संरचनाएं खुले में हैं, खुले स्थानों पर हैं। अब उन संरचनाओं की ऊंचाई कम या ज़्यादा हो सकती है, तो कम ऊंचाई वाले संरचनाओं में उनके खुले सरफेस पर भी हवा लगती है या हवा का दाब लगता है, लेकिन वो इतना इंटेंसिटी वाला नहीं होता है। छोटी संरचनाओं में मुख्यतः अपलिफ्ट दाब लगता है उनके रूफ पर, जो रूफ सिस्टम को प्रभावित करता है। बाकी इतना अधिक नहीं पड़ता है, तो संरचनाओं को नुकसानदायी नहीं होता है। लेकिन विंड प्रेशर या विंड दाब जो जो कारक प्रभावित करते हैं वो मुख्यतः होते हैं हवा का घनत्व या संरचना का आकार, ऊंचाई या क्षेत्र की स्थलाकृति इत्यादि। विंड दबाव ऊंची बिल्डिंगों या ऊंचे टावरों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। अतः इसका विकल्पन के दौरान या डिज़ाइनिंग के दौरान इसका मुख्य रोल रहता है, और संरचना को डिज़ाइन करने के समय इस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिरी जो दाब लगता है संरचनाओं पर वो है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक लोड के बारे में आप सब्जेक्ट 310C 310 में भी पढ़ेंगे। अर्थक्वेक लोड एक तरह की भूमि के कंपन से उत्पन्न होने वाली तरंगों के अधीन संरचनाओं पे प्रभाव है, जो संरचना को एक साइक्लिक लोडिंग देता है, और ये संरचना की स्थिरता के साथ साथ संरचना के अवयवों को भी नुकसान बहुत अधिक पहुंचाता है। ये IS 1893 के हिसाब से आता है। ये जितने भी IS कोड बताए गए हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं, जिनके बारे में जिसके बारे में नियमावली बनाई गई है, और इन्हीं कोड्स के अनुसार आपको करना होगा। अभिकल्पन के लिए जो हम लोग IS कोड इस्तेमाल करते हैं, तो सभी बच्चों को जो कोड इस्तेमाल करना होगा वो IS कोड है IS 800 2007। IS 800 तो कोड की संख्या है, और 2007 जिस ईयर में ये बनाया गया है उस ईयर का नंबर है। आपको ये कोड सदैव अपने साथ में रखना है। डिज़ाइनिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें उन कोड से ली जाती है, आपको पढ़ाया जाएगा उस मामले में। पेज संख्या वगैरह आपको ध्यान रखनी है ताकि प्रश्न सॉल्व करें। तो एग्ज़ाम के अंदर इस कोड को आप ले जा सकते हैं, और इस कोड का प्रयोग करके आप एग्ज़ाम के अंदर गणनाएं कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टील सब्जेक्ट के अंदर आपको आवश्यक होगी वो है स्टील टेबल। स्टील टेबल एक पतली सी किताब है जिसके अंदर स्टील की जितने भी रोल स्टील सेक्शंस हैं उनके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आपको वो हमेशा अपने साथ में रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी सहायक होते हैं। आइए डिज़ाइनिंग से पहले एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके बारे में अपनी कुछ बेसिक नॉलेज को पुनः याद कर लेते हैं। आपने
सेकेंड ईयर में 200 एक सब्जेक्ट में इसके बारे में पढ़ा होगा कि स्टील माइल्ड स्टील का जो वक्र है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से होता है। चित्र से स्पष्ट है कि एक्स अक्ष पर आपके स्ट्रेन या विकृति को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर स्ट्रेस को दर्शाया गया है। जैसे जैसे माइल्ड स्टील पर तनन दाब लगता है, उसके अनुसार, विकृति के अनुसार जो वक्र प्राप्त होता है वो दर्शाया गया है। सबसे पहले डायग्राम में ओ ए बी एक सरल रेखा को दर्शाता है। ये इस वक्र के इस हिस्से में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तथा इस क्षेत्र में माइल्ड स्टील हुक्स लॉ का नियम फॉलो करता है। बिंदु ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को दर्शाता है, क्योंकि इसके पश्चात जो वक्र है वह लीनियर नहीं रहता है। कुछ और आगे लोड बढ़ाने पर विकृति और आगे बढ़ती है, तो बिंदु बी इलास्टिक लिमिट को दर्शाता है। इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्था भी आप जानते हैं क्या होती है। प्रत्यास्था वह गुण है जिसकी सहायता से यदि किसी वस्तु को पे दाब लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न विकृति वो दाब हटाने के बाद में फिर से हट जाती है, वस्तु अपने वास्तविक आकार प्रकार में आ जाता है। तो उस हिसाब से बिंदु बी यहाँ पर इलास्टिक लिमिट को दर्शा रहा है। यदि इस स्थान तक स्टील में लगने वाला दाब या स्ट्रेन हम लोग स्ट्रेस हटा लें तो जो उत्पन्न स्ट्रेन है वो हट जाएगा और स्टील अपने वास्तविक आकार में आ जाएगा। लेकिन बिंदु ए और बिंदु बी पर लगने वाला स्ट्रेस वास्तविक रूप से हम लोग माप नहीं पाते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से ये दोनों बिंदु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और बिंदु ए और बिंदु बी को हम लोग विद इन इलास्टिक रेंज ही मान लेते हैं। बिंदु बी के पश्चात इलास्टिकता की सीमा समाप्त हो जाती है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट आ जाते हैं। यील्ड पॉइंट हमें स्टील के फेलियर के बारे में बताते हैं। स्टील यहाँ से फेल होना आरंभ हो जाता है। लेकिन स्टील की एक और गुण है तन्यता या डक्टिलिटी। अब चूंकि हमें ज्ञात है डक्टिलिटी वह गुण है जिसके अधीन कोई भी पदार्थ खींचता चला जाता है, अर्थात उसका क्रॉस सेक्शन तो कम होगा लेकिन लंबाई बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ये तन्यता या तन्य पदार्थ की विशेषता रहती है। और हमें पता है माइल्ड स्टील एक तन्य पदार्थ है, तो हमें फेलियर की शुरुआत यील्ड पॉइंट से ही मिल जाती है। लेकिन वास्तविक विफलता यील्ड पॉइंट पे नहीं होकर के कहीं आगे जाकर के होती है। जो स्ट्रेस हमें लोअर यील्ड पॉइंट पे मिलता है वह हम लोग हमारे लिए यील्ड स्ट्रेंथ होती है किसी स्टील के लिए, जिसे हम लोग Fy से दर्शाते हैं और उसका मान 250 न्यूटन पर mm² है माइल्ड स्टील के लिए। ग्राफ का हिस्सा OC हमेशा इलास्टिक लिमिट में ही लिया जाता है तथा इसका स्लोप है E, जिसे हम लोग यंग्स मॉडुलस मानते हैं हुक्स सिद्धांत के अनुसार। E का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है तथा स्ट्रेन जिस पे यील्ड आता है उसका मान है 0.00125। वक्र में भाग CD प्लास्टिक यील्डिंग को दर्शाता है।
प्लास्टिक अवस्था वह अवस्था है जिसके आने के पश्चात वस्तु में यदि लगाया गया भार हटा भी लिया जाए तो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आके रह जाता है, इसीलिए उसे प्लास्टिक अवस्था कहा गया है। सीडी को हम लोग यील्ड प्लेटू भी कहते हैं। इस क्षेत्र में स्ट्रेस सी से डी तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक विकृति यानी स्ट्रेन अवश्य होती है जिसका मान है 0.0015। बिंदु डी के पश्चात स्ट्रेन हार्डनिंग की शुरुआत हो जाती है। चित्र में देख करके आपको मिल जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग का अर्थ है कि डी से ई तक स्ट्रेन हार्डनिंग रहती है। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ साथ अधिकता से बढ़ता है। स्ट्रेन तेजी से बढ़ता है, साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता है और अल्टीमेट लोड तक पहुंचने के पश्चात ये रुक जाता है। वक्र में बिंदु ई अल्टीमेट स्ट्रेस को बताता है, जहां पर हमारा अधिकतम स्ट्रेस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर प्राप्त जो स्ट्रेन होता है उसका मान है 0.2 और स्ट्रेस बढ़ाने पर ई के पश्चात विफलता शुरुआत हो जाती है। लोकल क्रॉस सेक्शन और नेकिंग होना शुरुआत हो जाती है। मटेरियल अर्थात मटेरियल फेल होना शुरू हो जाता है और बिंदु एफ पर जाकर के ब्रेक हो जाता है। इस डायग्राम को दर्शाने का अर्थ यह है कि सी यानी यील्ड पॉइंट के पश्चात भी स्टील में सामर्थ्य बना रहता है, वह विफल नहीं होता है। अतः यह मानना कि यील्ड पॉइंट पर स्टील फेल हो जाता है ये बहुत गलत है। हकीकत में ऐसा नहीं है। एक्चुअल फेलियर बिंदु ई के पश्चात होता है। सी से लेकर के ई तक जो स्टील की का जो सामर्थ्य है जिसमें वो भार वहन करता है, ये सामर्थ्य हमेशा स्टील के लिए रिजर्व स्ट्रेंथ है, जिसका हम लोग गणनाओं में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन लिमिट स्टेट अप्रोच में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब स्टील की वर्किंग डिज़ाइन फिलॉसफीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आता है वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन मेथड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WSD बोलते हैं। ये एक रूढ़िवादी तकनीक है जिसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर को इलास्टिक थ्योरी के सिद्धांत पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। अर्थात हम लोग ये मानते हैं कि फेलियर के समय ये जो स्टील है वह यील्ड पॉइंट से आगे जाएगा ही नहीं, यानी हम लोग उसके रिजर्व स्ट्रेंथ को संरचना के डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इसमें जो फेलियर है वो यील्डिंग पॉइंट पर ही मान लिया जाता है। और चूंकि हमें पता है कि जैसा कि ग्राफ में हमने बताया था कि ओ से लेकर के सी तक का जो है वह इलास्टिक लिमिट में मान लिया जाता है, इसीलिए ये डिज़ाइनिंग इलास्टिक थ्योरी अप्रोच पर ही निर्धारित है। हम लोग ये मानते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस में मेंबर पर जो दो प्रतिबल उत्पन्न होता है वह परमिसिबल मान से कभी आगे बढ़ता ही नहीं है। ये मान हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस मान मानते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस गणना के हिसाब से परमिसिबल स्ट्रेस का मान होता है परमिसिबल स्ट्रेस बराबर यील्ड स्ट्रेस बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ अनुभवों के आधार पर, कुछ गणनाओं के आधार पर कुछ मानी गई वैल्यूज़ हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके में एक हानि है हमें कि चूँकि हम रिजर्व स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो हमें संरचनाओं के अवयव का जो क्रॉस सेक्शन इत्यादि मिलेगा वह काफ़ी भारी होता है। भारी होने के कारण हमें पता है कि स्टील का जो मार्केट में हमें कीमत होती है वो वज़न के हिसाब से मिलती है। तो जब संरचना का हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, यील्ड पॉइंट पर ही उसको फेल मान लेंगे, तो उस अवस्था में जब हम गणना करके जो रिज़ल्ट निकालते हैं वह संरचनाओं के क्रॉस सेक्शन बहुत बड़े होते हैं। बड़े होने के कारण उनका भार अधिक होता है, भार अधिक होने के कारण वो बल्कि होते हैं
और बल्कि होने के कारण उनकी कीमतें भी ज़्यादा होती है। इसीलिए एक अनइकोनॉमिकल अप्रोच है जिसमें गणनाएं करने से सामर्थ्य तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन सामर्थ्य के साथ साथ कीमत भी अधिक होती है। इस रूढ़िवादी तकनीक के लिए IS 800 1984 इस्तेमाल हुआ करता था, जहां पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिज़ाइन हुआ करती थी। इस डिज़ाइन में एक ट्रायल सेक्शन लिया जाता था और इस ट्रायल सेक्शन के लिए लगने वाले स्ट्रेस को कैलकुलेट किया जाता था। लगने वाले स्ट्रेस में जो बल लगते थे वह अधिकतम से अधिकतम लगने वाले बलों का मान इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रेसेस का की गणना करते थे। तत्पश्चात डिज़ाइन किए गए सेक्शन पर अधिकतम परमिसिबल बल के साथ में उन लगने वाले बलों द्वारा लगने वाले बलों द्वारा उत्पन्न स्ट्रेस का कंपैरिजन होता था, क्योंकि हम मालूम है परमिसिबल स्ट्रेस यील्ड पॉइंट से मिलता है। तो यील्ड पॉइंट के हिसाब से ये संरचना के पदार्थ का गुण है, और लगने वाले बलों के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होएगा उसके साथ में जब तुलना करेंगे, यदि वह कम आता है तो हमने जो ट्रायल सेक्शन लिया है वह सही है। इसी आधार पर हम लोग गणनाएं करते थे। खुले शब्दों में कहा जाए तो लगने वाले बलों के कारण जो उत्पन्न स्ट्रेस है, यदि वह हमारे चुने गए ट्रायल सेक्शन के गुणों के आधार पर परमिसिबल स्ट्रेस से कम है, तो इसका अर्थ होगा कि हमने जो सेक्शन चूज़ किया है वह उत्तम है, सही है, हम उसे अपने संरचना के निर्माण में काम में ले सकते हैं। अब चूँकि मैं बता चुका हूँ कि ये इलास्टिक अप्रोच है, तो इसकी एक हानि यही है कि हम लोग स्टील के रिज़र्व स्ट्रेंथ को अपनी गणनाओं में नहीं इस्तेमाल करते हैं। रिज़र्व स्ट्रेंथ की वजह से यदि सेक्शन कम किया जा सकता है, यानी उसे कुछ हल्का इस्तेमाल करें तो भी हमें नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इस अप्रोच के अंदर, इस डिज़ाइनिंग तकनीक के अंदर भारी भरकम ही स्टील की गणना के आधार पर संरचना का निर्माण करते हैं। भारी भरकम होने के साथ साथ कारण ये सदैव ही महंगी साबित होती है। इसके अलावा इसका दूसरा हानि यह है कि हम लोग फेलियर मोड यानी विफलता वाला मोड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और उससे पहले ही पदार्थ को इलास्टिक लिमिट में ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि फेलियर मोड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम लोग उन गणनाओं को भी ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि फेलियर मोड पे क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। डिज़ाइनिंग के पैरामीटर्स में लगने वाले लोड इत्यादि हम लोग एक ही दिशा में लगने वाले और एक ही व्यवहार करने वाले लोड मान लेते हैं, जो कि गलत है। हकीकत में ऐसा नहीं है। समय के साथ लोड में परिवर्तन होता है, पदार्थ के बिहेवियर में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बंकन के कारण पदार्थ में बंकन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम लोग गणनाओं में बंकन का गुण नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक बल को एक ही दिशा में लगने वाला मान लेंगे, तो वह गुण या वह व्यवहार संरचना में उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा समय के साथ होने वाले परिवर्तन जैसे क्रीप है इत्यादि का प्रभाव भी हम लोग नहीं देख पाते हैं इन डिज़ाइनिंग अप्रोच में। संरचना की डिज़ाइन के अंदर वर्किंग स्ट्रेस अप्रोच में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल किए गए थे वह मुख्यतः अनुभवों के आधार पर बने थे। इसीलिए अनुभवों के आधार पर जो गणना की जा गई है इसके अंदर वह काफ़ी कॉस्टली सिद्ध हुई। गणनाओं में टाइम बाउंड प्रभावों को नहीं देखा गया है। अचानक से हुए लोडों में परिवर्तन को भी इन गणनाओं में हम लोगों ने स्थान नहीं दिया है। इसीलिए ये एक पुरानी विधि है जहाँ पर मितव्ययिता को कुछ भी तरह का ध्यान
नहीं आया है। अगली जो विधि है वो है अल्टीमेट लोड मेथड या प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन। इस विधि में हम लोगों ने यील्ड पॉइंट से आगे चलकर स्टील के अंदर स्थित रिजर्व स्ट्रेंथ को भी इस्तेमाल किया है। लेकिन चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि यील्ड पॉइंट पे भी लगने वाले बलों एक समान रहते हैं, उनमें कोई किसी तरह का परिवर्तन नहीं रहता है, हम उस परिवर्तन को भी डिज़ाइनिंग अप्रोच में नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इस विधि के अंदर भी हम लोगों ने समय के साथ होने वाले परिवर्तन या अलग अलग किस्म के लगने वाले लोड के अंदर पदार्थ में हुए विभिन्न व्यवहारों के परिवर्तन को भी नहीं आंका है। अल्टीमेट लोड में हम लोग ये मानते हैं कि पदार्थ का हर एक फाइबर फेलियर तक पहुंच चुका है, अल्टीमेट लोड उस पर लग रहा है। अब चूंकि यह यील्ड पॉइंट के बाद के हिस्से की बात हो रही है यहाँ पर, तो यील्ड पॉइंट के बाद में इलास्टिक सीमा समाप्त हो जाती है और प्लास्टिक रेंज में हम लोग आ जाते हैं। अतः इसमें पदार्थ का हर रेशा प्लास्टिक अवस्था में होता है और इसी कारण से यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो अप्रोच प्लास्टिक अप्रोच कहलाती है। पदार्थ का हर हिस्सा कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है और जो लोड होएगा इस संरचना इसमें जो गणनाओं में जो लोड होता है वो हमेशा कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड ही कहलाता है, क्योंकि इसके पश्चात पदार्थ का विफलता की शुरुआत हो जाती है। तो अधिक से अधिकतम जो मान या जो लोड हमारा संरचना वहन कर सकती है, उस लोड पर हम लोग इसकी गणना करते हैं। फेलियर अवस्था में जो संरचना के अंदर स्ट्रेन उत्पन्न होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इस बड़े स्ट्रेन की अवस्था में जब पूरा पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है तो बढ़े हुए अधिकतम स्ट्रेस के प्रभाव से उसमें एक रोटेशन उत्पन्न होता है। ये रोटेशन इनफाइनाइट रोटेशन भी हो सकता है। इस अवस्था को हम लोग प्लास्टिक हिंज कहते हैं। प्लास्टिक हिंज के बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ये भी आपके प्लास्टिक एनालिसिस का एक हिस्सा है। आगे आने वाले चैप्टरों में उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि प्लास्टिक अवस्था में क्या होता है कि जब अधिकतम स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है तो उस अवस्था में यदि थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया जाए तो रोटेशन इतनी अधिक हो जाती है कि हम लोग उसको हिंज के भांति मान लेते हैं। एक हिंज किस प्रकार से होता है अब आप समझ सकते हैं। हिंज यानी कब्जे। जब थोड़ा सा भी बल लगाया जाए तो वस्तु उन कब्जों के प्रयुक्त रोटेट होनी शुरू हो जाती है। संरचना में कई जगहों पर इस प्रकार की प्लास्टिक हिंज विफलता की अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। इन हिंजों के बनने से संरचना में विफलता आ जाती है। ये एक मैकेनाइज्ड हिंज फॉर्मेशन के कारण ही होता है। अल्टीमेट लोड या प्लास्टिक एनालिसिस डिज़ाइन मेथड का एक ही फ़ायदा है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तुलना में चूंकि हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो संरचना के अवयव का साइज स्मॉलर होएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिजर्व स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे। तो रिजर्व स्ट्रेंथ के कारण हम लोग जो मेंबर चूज करेंगे डिज़ाइनिंग के अंदर वह छोटा होएगा वर्किंग स्ट्रेस की तुलना में। अतः ये एक मिड वे या इकोनॉमिकल अप्रोच है। इसके अलावा वर्किंग स्ट्रेस की तुलना में हम लोग यहाँ पर फेलियर तक पहुँच जाते हैं तो संरचना के मोड ऑफ फेलियर का हमें अंदाज़ा होता है या हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस की भांति इसमें भी एक नुकसान है कि हम लोग लोड को कांस्टेंट मानते हैं तथा समय के साथ उसके परिवर्तन को या उसके डायनेमिक अप्रोच को हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। हम इसमें संरचना की सर्विसेबिलिटी कंडीशन को भी नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि संरचना पर अन्य प्रकार के बल भी लगते हैं, जैसे डिफ्लेक्शन है बंकन के कारण।
वाइब्रेशन है, फटीग है, इस प्रकार की सर्विसिबिलिटी फैक्टर्स को हम ध्यान में नहीं देते हैं। संरचना का केवल पदार्थ ही फेल नहीं होता है, पदार्थ के साथ साथ संरचना के अवयव भी फेल होते हैं, जैसे जॉइंट्स हुए, पिक्चर्स हुए, ये भी फेल होते हैं। यही सर्विसिबिलिटी के हिस्से में आते हैं। इस पर हम लोग इस डिज़ाइन अप्रोच पे ध्यान नहीं देते हैं। अगली अप्रोच है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड या लिमिट स्टेट मेथड। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें हम उस हर बात का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से संरचना अनफिट हो जाती है, विफल हो जाती है, अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रह पाती है। इसमें संरचना के पदार्थ के बिहेवियर के साथ साथ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के हिस्से की भी बात की जाती है, जिसकी वजह से भी संरचना विफल हो सकती है। जैसे कि पदार्थ की विफलता तो बल के अधीन होती ही है, लेकिन बल के अन्य प्रभावों के कारण संरचना के जोड़ इत्यादि भी विफल होते हैं। संरचना के आकार प्रकार में भी परिवर्तन उसे अनफिट कर देता है कि वह कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी भी ध्यान दिया जाता है। इस विधि में हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, यानी लोड की गणनाएं में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड का ध्यान में रखते हैं, जिसके अंदर लगने वाले सभी प्रकार के बल, चाहे वो समय के अनुसार लगें या परिस्थितियों के अनुसार लगें, उन सभी का जोड़ करके ही हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की गणना करते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी लगने वाली अचानक से या अचानक से होने वाली परिस्थिति के अधीन संरचना की कोई भी लिमिट, चाहे वो स्ट्रेंथ बेस्ड हो, चाहे वो सर्विसिबिलिटी बेस्ड हो, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। चाहे वो बल के कारण हो, चाहे परिस्थिति के कारण हो, चाहे तापमान के कारण हो, हम लोग हर चीज़ के लिए इसकी गणना में उसका विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि किसी भी अचानक से हुई परिस्थिति के कारण भी संरचना अनफिट हो सकती है। जैसे अचानक से लगा अर्थक्वेक, गणनाओं में यदि अर्थक्वेक का ध्यान नहीं दिया गया है तो भी प्रभाव होता है। साइक्लिक लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग, इस प्रकार के भी बल अचानक से ही लगते हैं, जिसके कारण हमारी संरचना अनफिट हो जाती है। ये गणना हर तरह की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख करके की जाती है। वर्किंग लोड की गणना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स को लगा करके की जाती है और स्ट्रेस की गणना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा करके की जाती है। इन गणनाओं के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। डिजाइनिंग में चुने गए सेक्शन सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रख के की जाती हैं। जैसे कि सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में आता है लिमिटेशन ऑफ डिफ्लेक्शन या वाइब्रेशन, यानी किसी भी एक्सीडेंटल लोड के अधीन हमारी संरचना कोलैप्स ना हो जाए। इसके अलावा कोरोजन या तापमान के अधीन लगने वाले बल भी सर्विसिबिलिटी लिमिट के अंदर आते हैं। यही इस अप्रोच या इस डिज़ाइनिंग तरीके के सबसे बड़ा लाभ है कि हम लोग ऐसे ऐसे बलों या ऐसे ऐसे पदार्थ पर होने वाले इम्पैक्ट, पर्यावरण के कारण होने वाले इम्पैक्ट, इन सभी का ध्यान में रख करके इन गणनाओं का ध्यान करते हैं। इसीलिए जो हमें संरचना इन तरीक़ों से प्राप्त होती है डिज़ाइनिंग अप्रोच से, वह हमेशा लंबे समय तक अपना कार्य पूर्ण करने में सक्षम होती है, या जिस चीज़ के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया है उसी चीज़ को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। इस डिज़ाइन अप्रोच में जो पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं वह हमेशा वेरिएंट्स होते हैं, वह एक जैसे यूनिक नहीं होते हैं, उनकी वैल्यूज़ परिवर्तनशील होती है। इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं तथा बौद्धिक तौर पर हम लोग उन वेरिएशन को अपने गणनाओं में प्रयुक्त करते हैं, जिससे
उत्तम से उत्तम तरीके के कॉम्बिनेशन से तैयार हुई संरचना का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो सके और वह संरचना आखिर तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। डिज़ाइन अप्रोच में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का इस्तेमाल होता है वह लोड की अनसर्टेनिटी को ही ध्यान में रख कर के लगाई जाती हैं, जिसकी सहायता से हमें सही ढंग से पदार्थ के सामर्थ्य का मान मिल सके। इसी आधार पर हमारा संरचना का पदार्थ खरा उतरेगा। वहीं दूसरी ओर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और प्लास्टिक डिज़ाइन मेथड में संरचना पर लगने वाले बलों के अंदर अनसर्टेनिटी या परिवर्तनशीलता को ध्यान में नहीं रखा जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो गणनाएं होती थी वह एक ही दिशा में जाने वाली होती थी, परिवर्तनशीलता को ध्यान में नहीं रख करके होती थी। स्लाइड में जैसा कि दिखाया गया है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल के जो इस्तेमाल होता है वह दिखाया गया है। इसे हम लोग गामा एम, क्योंकि ये मटेरियल का है इसीलिए इसे हम गामा एम से दर्शाते हैं। अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जैसे कि रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग के लिए गामा M0 1.1, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग गामा M0 1.1, रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस गामा M1 1.25। ये आने वाली गणनाओं में आपको समय के हिसाब से बता दिया जाएगा कि कौन सा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहाँ इस्तेमाल होएगा। अभिकल्पन के दौरान जो हम लोग बलों का या ये स्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लोग डिज़ाइन वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे कि प्रतिबल या स्ट्रेस जो हम लोग डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं उसे FD या डिज़ाइन स्ट्रेस कहा जाता है। उसका सूत्र निम्न प्रकार से है, जैसे कि Fy डिवाइडेड बाय गामा, जहाँ पर Fy यील्ड सामर्थ्य है किसी भी पदार्थ का तथा गामा उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है पदार्थ का, जिसके मान अभी आपको टेबल में दिखाए गए थे। अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तथा पदार्थ का यील्ड फैक्टर या यील्ड सामर्थ्य हर अवस्था के लिए अलग अलग हो सकता है। भारों के अभिकल्पन के लिए हम लोग भारों के सुरक्षा फैक्टर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से उसके अभिलाक्षणिक भार यानी कैरेक्टरिस्टिक लोड को गुणा करके डिज़ाइन भार निकालते हैं, जैसा कि सूत्र में दिखाया गया है F इंटू गामा F। यहाँ पे कैपिटल F कैरेक्टरिस्टिक लोड है जो हमें पदार्थ के लिए प्राप्त होता है, पहले से ही प्राप्त होता है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड के अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे। इससे गुणा करने के पश्चात हमें डिज़ाइन भार का मान प्राप्त होता था। विभिन्न प्रकार के लोड के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इस टेबल या अंक तालिका के हिसाब से हम लोग गणना में इस्तेमाल लेते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए तथा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जैसा कि दर्शाया गया है। इस सारणी के हिसाब से ही हमें इस्तेमाल करने होते हैं। गणनाओं में कैसे इस्तेमाल करना है आगे आने वाली क्लासों में हमें समय से मालूम चल जाएगा। इसी टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।